प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हो कि हमारा जो रिवीजन वर्क है वो स्टार्ट हो चुका। हम रिवीजन किस लिए कर रही हैं? क्योंकि हमारे मिड टर्म जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आप सब बच्चों को बता देना चाहती हूँ कि जो आपका हिंदी का सिलेबस रहेगा मिड टर्म फर्स्ट राउंड का, तो क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 और 3 आपका मिड टर्म फर्स्ट राउंड में आपका सिलेबस रहेगा। तो मैं आप सब बच्चों से सॉरी भी चाहती हूँ, क्योंकि कल जो मैंने भाषा वाला टॉपिक भेजा था वो चैप्टर नंबर 2 से है, तो वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैंने शायद उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये आपका जो राउंड फर्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें आपको सिलेबस रहेगा, तो लेकिन वो आपका सिलेबस नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो अभी हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो रीडिंग पार्ट था, कविता का भाग था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम उसके व्याकरण पार्ट को करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? वर्ण विचार। तो सबसे पहले बच्चों आप ये बताइए कि वर्ण होते क्या हैं? आप जानते हो वर्ण क्या होते हैं? जैसे कि हम हिंदी भाषा में लिखते हैं तो वो क्या होती हैं? वर्ण होते हैं, यानी जो हमारी वर्णमाला होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती हैं। जैसे कि हमारे मुख से जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वर्ण। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो मेरे द्वारा जो शब्द बोले जा रहे हैं उनको आप पकड़ रहे हो ना कि मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ, आपके समझ में आ रहा है ना? जो चीज़ हमारे समझ में आए, जैसे कि हम कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो जो लिखना और बोलना है वही क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो भी ध्वनियाँ हम बोलते हैं वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। हम वर्ण की परिभाषा क्या लिखेंगे? हमारे मुख से निकली ध्वनि वर्ण कहलाती है। क्या परिभाषा होगी इसकी? कि हमारे जो मुंह से जो भी बात निकल रही है, जो भी ध्वनि निकल रही है वो क्या है? वर्ण है। अब बात करते हैं कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। वर्ण है, जो हमारी जो वर्णमाला है वो दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी है। तो कौन कौन सी है हमारी वर्णमाला में? किस किस से मिलकर बनी है? एक तो है स्वर और एक जो है व्यंजन। जो हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है वो किससे मिलकर बनी है? स्वर और व्यंजन के मेल से वर्णमाला का निर्माण हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णमाला का निर्माण किससे हुआ है? स्वर और व्यंजन के मेल से क्या है? वर्णमाला का स्वर और व्यंजन के मेल से किसका निर्माण हुआ है? वर्णमाला का। तो अब आप स्वर जानते हो, स्वर तो जानते हो ना, स्वर कौन कौन से होते हैं, और वर्ण जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो हमारी हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने हैं? 33। स्वर तो कितने हैं? 11, और व्यंजन कितने हैं? 33। तो अब स्वर देखो, स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे ए, आ, ई, उ, री, सी, ए, आई, ओ, तो ये क्या है? हमारे स्वर हैं। तो टोटल ये कितने हैं संख्या में? 11 है। और हमारे जो व्यंजन है वो कितने हैं? 33 है। कितने व्यंजन है? 33। जैसे कि को, खो, गो, घो, ड़, चो, छो, जो, झो, ण, टो, ठो, डो, ढो, ण, तो, थो, दो, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यो। तो हमारे जो व्यंजन है वो कितने हैं? 33 है। और जो हमारे स्वर है वो कितने हैं? 11। स्वर कितने हैं हिंदी में? 11, और व्यंजन कितने हैं? 33 है। जैसे कि हमने ये कहा ग, ये लिखे, तो ये हमारे क्या है? व्यंजन है। एक चीज़ और ध्यान रखना आप है, जो हिंदी में जो हमारे जो व्यंजन है उनमें क्या है? कोई ना कोई, जैसे कि ये जो हमने ये व्यंजन लिखे हैं इनमें क्या है? कौन सा स्वर है? ए स्वर हमेशा मौजूद रहता है। अगर ए स्वर नहीं है या फिर कोई भी मात्रा नहीं लगी होगी तो वो क्या है? उसमें कौन सा स्वर होगा?
ए स्वर होगा। अगर कोई मात्रा लगी हुई है तो वो मात्रा वाला स्वर होगा, जैसे कि आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, यानी जो भी हमारा व्यंजन है वो क्या है, स्वर के सहित है, यानी स्वर सहित है। और कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, जैसे कि ये क्या के नीचे ये हमने लगा दिया हलंत, क्या लगा दिया हलंत। इसका मतलब क्या है, क्या है, ये जो क है ये क्या है, स्वर रहित है, यानी इसके अंदर स्वर नहीं है। ये जो क है इसके नीचे जब कोई भी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो जो व्यंजन है वो क्या है, आधा है। क्या है, आधा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक स्टोरी बताई थी हलंत वाली, कि स्वर और व्यंजन में क्या है, झगड़ा हो जाता है। वो पहले तो आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं, लेकिन एक दिन क्या है, कोई स्वर का एक व्यंजन के साथ झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होने के बाद वो जैसे ही जाने लगता है, झगड़ा होता है, तो वो स्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे तो जाना है। अपने भी बोल देते हैं ना, कई बार झगड़ा होता है तो अपने कहते हैं कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना। उसी तरह वो स्वर भी क्या कहता है व्यंजन से, कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। तो जैसे ही स्वर निकल के जाने लगा व्यंजन के अंदर से, तो व्यंजन उसी टाइम क्या है, व्यंजन बेहोश होके गिरने वाला था कि इतने में ही हलंत ने उसका पैर पकड़ लिया, किसका, व्यंजन का। तो जो हलंत, ये ध्यान रखना कि जो हलंत लगता है वो किस में लगता है, व्यंजन में लगता है। और हलंत ने क्या बोला कि आज के बाद जब भी कोई स्वर आपसे अलग होने की कोशिश करेगा या जाने आपसे अलग हो जाएगा तो उस टाइम मैं आपको गिरने से बचा लूंगा, आपको गिरने नहीं दूंगा, आपके पैर पकड़कर मैं आपको संभाल लूंगा। इस तरह से हलंत ने बोला। तो अब आपको पता चल गया ना कि कोई भी व्यंजन है उसके नीचे हलंत क्यों लगता है, क्योंकि वो आधा होता है, वो स्वर रहित होता है, यानी स्वर उसमें से निकल जाता है। ये चीज भी ध्यान रखना कि जो भी हमारे व्यंजन है उन सब में अगर हमने इस रूप में लिखे हैं तो इनके अंदर क्या है, स्वर ए स्वर रहता है हमेशा। कौन सा स्वर रहता है, ए स्वर रहता है, ठीक है। तो अगर हलंत लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो व्यंजन क्या है, आधा है। जैसे ये क है, ये क्या है, आधा है। मान लो ये ग है, ग लिखा मैंने, ग के नीचे मैंने हलंत लगा दिया। अब ये जो ग है ये क्या है, स्वर के सहित है, यानी इसके अंदर स्वर है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, ग धन ओ, ग धन अ, ग के नीचे क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे और धन में ए लगा देंगे, यानी ग आधा ग और ग हलंत धन अ, यानी ग और ए के मेल से क्या बना है, हमारा ग बना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि हलंत क्यों लगता है। और मैंने बताया ना कि ये बात भी ध्यान रखना कि हलंत किस में लगता है, हमेशा जो व्यंजन होता है उसमें हलंत लगता है, स्वर वाले में नहीं लगता। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा आम, आम जो शब्द लिखा उसमें किसमें, इसका जब हम विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, आ धन म हलंत लगा के मैं के नीचे धन ओ, यानी मैं के अंदर से ए बार निकलेगा। कौन सा स्वर निकलेगा, ए स्वर निकलेगा। तो आ वैसे का वैसा लिखा जाएगा, आ के टुकड़े नहीं किए जा सकते, स्वरों के टुकड़े नहीं हो सकते। जबकि व्यंजन को क्या है, हम व्यंजन और स्वर अलग कर सकते हैं। कोई भी व्यंजन के अंदर से व्यंजन स्वर को अलग किया जा सकता है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं वर्ण विच्छेद की। तो 2-3 शब्द अपने वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए आप इस बुक के अंदर से, अपने चैप्टर के अंदर से ले लेती है अभिलाषा। आपके पास ये शब्द है अभिलाषा। अभिलाषा का वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है स्वर को अलग करना, व्यंजन को अलग करना। तो जैसे कि अभिलाषा, अभिलाषा में देखिए ए तो हमारा क्या है, स्वर है, हम वैसा का वैसा राइट करेंगे। धन भ नीचे हलंत लगा दीजिए, किसकी मात्रा है, छोटे ई की मात्रा। तो हम क्या राइट कर देंगे, ई धन लो, के नीचे हलंत लगाइए, धन किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, आ धन श लगाया हमने, धन और किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो यानी जो संधि, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये अभिलाषा का ये वर्ण विच्छेद होगा। क्या होगा, अभिलाषा का ये वर्ण विच्छेद होगा। यानी इतने शब्दों से मिलकर क्या, इतने वर्णों से, इतने वर्णों और स्वरों से मिलकर क्या है, हमारा जो अभिलाषा शब्द जो है वो बना है। ठीक है, अब आई बात समझ में। चलिए ये एक शब्द और करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा छिपकली,
छिपकली। छिपकली लिखा तो ये देखिए अब 6 के अंदर किसकी मात्रा है, 6 में से स्वर 6 को स्वर रहित करिए, हलंत लगा दिया। धन किसकी मात्रा है, छोटे ई की, धन प, प के नीचे हलंत लगा दीजिए, प में से क्या निकलेगा, ए स्वर निकलेगा, ठीक है। क के अंदर से क को भी ए स्वर रहित कर दीजिए तो क में से क्या निकलेगा, अ। धन लो, लैग में हलंत लगा दीजिए और कौन सा स्वर निकलेगा, बड़ी ई की मात्रा है तो ई स्वर निकल गया। हाँ, तो इस तरह से छिपकली का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो अब आपको वर्ण विच्छेद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं, आगे हैं हमारे व्यंजन। इन व्यंजनों के अलावा कुछ और व्यंजन हैं जो हमारी हिंदी में हैं, तो इनसे आगे और होते हैं ना, जैसे य र ल व सैसलगम और सैसटकोण सैसलेट, ये वाले हैं, वो उनके बारे में भी बात करते हैं कि वो कौन कौन से जो हमारे वर्ण हैं, ठीक, सॉरी व्यंजन हैं। तो ये जो हमारे व्यंजन हैं ये पहले कंप्लीट कर लेती हैं। मैं के बाद क्या आता है, यो रो लो वो, शो श श हो, ठीक है। तो अब इनको काउंट करिए कितने हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये कितने हो गए, 33। अब आपको इनको याद करने के लिए एक चीज याद रखना, आपको याद नहीं रहता है, जैसे कि अभी आप बड़ी क्लास में जैसे जैसे जाओगे तो आप ये क्या है, इनको भूल जाओगे। तो आप इसमें तो यहाँ से तो ये आप याद रख सकते हो, कचट कचट तक, कचट तक, इतना याद रखोगे। उसके बाद ये र वाली लाइन हो जाएगी और फिर क्या है, श वाली लाइन हो जाएगी। तो इसे हम कौन, इसे ये जो इनके लाइन जो है, इनके बोलने का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, अलग होता है। तो चलिए साथ के साथ उच्चारण स्थान की भी बात कर लेते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे कै वाली लाइन है तो वो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, इसे क्या बोलते हैं, कंठ। उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, यानी ये क ऐसे अपने बोलते हैं ना, क ख ग घ ड़, तो ये जो बोल रही है हम कहाँ से बोल रहे हैं, अपने कंठ से बोल रही है ना, गले के जरिए बोल रही है ना, आप बोल के देखना, ठीक है। और जो आगे है च छ ज झ ण, तो ये जो च छ ज ण है वो क्या है, तालु है, यानी तालु का मतलब जो हमारे जो ये ऊपर का हिस्सा है ये तालु है। जैसे हम बोलते हैं च छ ज ज ण, तो ये हमारा क्या है, तालु है। जो च वर्ग है वो क्या है, तालु है। अगला है हमारा ट वर्ग, जो ट वर्ग है वो मुर्दा है। मुर्दा यानी जैसे ट अपने बोलते हैं ना, ट ठ ड ढ, यानी ना तो हमारे तालु से टच कर रहा है और ना हमारी जीभ जो है ना हमारे गले में अटक रही है और आवाज है, और ना ही हमारे जो नीचे का जो दांत का हिस्सा है उसको टच कर रही है, तो इसे मुर्दा बोलते हैं, यानी बीच का हिस्सा। जैसे ट ठ, यानी जो हमारे जो जीभ का ये साइड वाला हिस्सा है इस पे ज्यादा दबाव पड़ता है, तो ये क्या हो गया, मुर्दा हो गया। त थ द ध न, ये क्या है, दंत्य है, क्या है, दांत के, त थ द न दांत, दंत्य, इनको दंत्य बोलते हैं, दंत्य दंत्य। दंत्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि जैसे अपने बोल के देखिए, त थ द ध न, है ना, किससे बोल रही है हम अपने, जो हमारे जो जीभ का हिस्सा वो किसको टच कर रहा है, हमारे दांतों को टच कर रहा है ना, हमारे दांत को टच कर रहा है ना, तो ये क्या है, इसलिए ये क्या होते हैं, दंत्य होते हैं। जब हम बुढ़े हो जाएंगे ना तो हमारे जब दांत गिर जाएंगे तो क्या है, हम ये लाइन नहीं बोल सकते, त थ द ध न, ये हम वर्ड बोलने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि एकदम से जब भी जैसे ही हम बोलना चाहेंगे तो ये जो वर्ण है वो एकदम से बाहर निकल जाएंगे, और क्योंकि ये दांत इसका क्या है, जब इसको बोलते हैं तो हमारा जीभ का जो हिस्सा है किसको टच करता है, हमारे दांतों को टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प वर्ग, प फ ग भ म, तो ये जो हमारा क्या होता है, होठ का हिस्सा होता है, यानी होठ से बोला जाता है ना, जैसे कि बोल के देखिए, प फ ब भ म, तो क्या है, हमारे होठ काम कर रही है इसमें, तो ये जो वर्ग होता है किसका होता है, होठ से बोला जाता है। य र ल व,
ये क्या इनको बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण। और जो शैशलगम, शैष्ठकोण और शैशलेट और है ये जो हमारी होती हैं ऊष्म वर्ण होती हैं। कौन सी होती हैं, ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो अब अपनी बात करते हैं सबसे पहले ऊष्म व्यंजन होते हैं। सबसे पहले हम आगे बात करते हैं कि आगे जो ये व्यंजन है इनको और क्या बोल सकते हैं और कौन कौन से व्यंजन होती हैं। तो जैसे कि वर्णमाला में क्या है, संयुक्त व्यंजन होती हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सी होती हैं, इसमें एक तो होती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है, जिनमें क्या है व्यंजन मिलकर बनते हैं। एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ, जिन व्यंजनों का एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन का मेल हो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जो हिंदी में है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सी है, क्षय, क्षत्रिया, त्रय, त्रिशूल, ज्ञ, ज्ञानी और श्रेय, श्रमिक। ये क्या है, 4 क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है कि एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ मिलकर जो बना है वो क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कि हमारा ये छ है, ये किससे बना है, क और क धन श, जो क और छ के मेल से बना है हमारा छ। छ जो क्षत्रिय, क्षत्रिय है, जैसे कि ये किसके मेल से बना है, क धन श, षटकोण वाला स और क के मेल से हमारा छ बना है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रय। त्रय किसके मेल से बना है, तय और रै के मेल से हमारा क्या बना है, त्रय बना है। त्रय तो हलंत र, तय और रै के मेल से हमारा बना है त्र। नेक्स्ट ज्ञ, ज्ञ ज्ञानी, जिसे हम बोलते हैं ज्ञ ज्ञानी। ज्ञ किससे बना है, जय और ये के योग से क्या है हमारा ज्ञ बना है। ठीक है, श्रेय श्रमिक किससे बना है, जो श्रेय श्रमिक है वो बना है रुए वाला श और र, शो और र के मेल से क्या है हमारा श्रमिक जो है व्यंजन वो बना है। ठीक है, तो अब अपनी एक साइड में लिख लेते हैं। स्वर है हमारे हिंदी में कितने, 11, व्यंजन कितनी है 33 और संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4। तो संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये हमारे थे संयुक्त व्यंजन जो 4 होते हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ठीक है, अब बात करते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन कौन सी होती है, द्वित व्यंजन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो व्यंजन दो बार आए, जो व्यंजन 2 बार आते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वित व्यंजन कहलाते हैं। यानी जब 2 समान व्यंजनों का मेल हो या उनका मेल होता है तो वो क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे कि अपने लिखते हैं ना, चलिए मैं पहले लिखती हूँ द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन जैसे अपने कई बार कई शब्द लिखते हैं ना, जैसे पक्का, पक्का, कच्चा। तो जो 2 समान व्यंजन यानी एक जैसे व्यंजन जब 2 बार आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, द्वित व्यंजन कहलाते हैं। एक समान व्यंजन होना चाहिए, यानी व्यंजन जैसे ये देखिए क और ये भी क है तो क्या बना, कक्का, क का पक्का, क्या बन गया, पक्का, पक्का। यानी जो क व्यंजन है वो क्या है, 2 बार आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, द्वित व्यंजन हो गया। जैसे कच्चा में च क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, द्वित व्यंजन हो गया। यानी 2 बार आना, एक ही व्यंजन का 2 बार एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ मेल क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे कि आपके दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा, मेरे भी आया था, जैसे कि हमने लिखा अच्छा। तो अच्छा में देखिए च अलग है, अलग व्यंजन है, छ अलग व्यंजन है, तो ये हमारा द्वित व्यंजन में काउंट नहीं होगा, ये हमारा द्वित व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि जैसे कि व्यंजन होती है ये जो व्यंजन है यानी व्यंजन का सेम व्यंजन का समान व्यंजन का व्यंजन से मेल, एक व्यंजन का व्यंजन के साथ उसी व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अगला है हमारा संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर यहाँ तो था हमारा संयुक्त व्यंजन, यहाँ क्या है संयुक्ताक्षर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, एक उदाहरण दिया था ना, जैसे कि अच्छा, यानी एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ जहां मेल हो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा अच्छा, यहाँ छ है और यहाँ छ, यानी एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ अलग व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा संयुक्ताक्षर, इसे बोलते हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए,
व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। द्वित्व व्यंजन यानी जैसे क और च यानी व्यंजन का व्यंजन के साथ में, संयुक्ताक्षर यानी व्यंजन का एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ मेल क्या कहलाता है? संयुक्त अक्षर कहलाता है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे विशेष ध्वनि वाले भी कई शब्द होते हैं, जैसे कि हमने बोला ये एक तो ये ढ होता है। ठीक है, ये ढ होता है, इससे क्या है, इससे कभी भी कोई भी शब्द क्या है? स्टार्ट नहीं होता। एक जैसे अड़ है, विशेष इन्हें क्या बोलते हैं? विशेष ध्वनि वाले अन्य व्यंजन। जैसे अड़ सड़क, जैसे हमने लिखा ड से क्या बना? सड़क। ये जैसे ढ से क्या बना? पढ़ाई। तो ये जो व्यंजन है इनसे क्या है, ये जो विशेष व्यंजन है इनकी ये जो क्या है, कभी भी कोई भी शब्द के स्टार्टिंग में नहीं आते। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है, जैसे कि अपने कई बार लिखते हैं ना, जैसे डॉक्टर, हमने लिखा डॉक्टर लिखा, तो डॉक्टर में जो ये हम क्या लगा रहे हैं, ये जो ओ की मात्रा लगा रहे हैं, इसे ओ का वर्ण बोलते हैं, या ध्वनि बोलते हो, या वर्ण बोलते हो, या चिन्ह बोलते हो, कुछ भी बोल सकती हो, इसको ओ बोल सकती हो, यानी ये चीज बोल सकते हो ओ, यानी ओ का जैसे तीसरा व्यंजन होता है। तो इसमें क्या है, न तो ये अनुस्वार है ना अनुनासिक है, तो ये क्या है, ये ओ की ध्वनि है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा से इसे वैसा का वैसा लिया जाता है, जो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उनमें इसका यूज किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी ऐसे बोला जाता है ना। तो ये किसका क्या वर्ण निकल रहा है इसमें? ओ स्वर निकल रहा है। क्या स्वर निकल रहा है? ओ स्वर निकल रहा है। जैसे बॉल, कॉलेज, ये वाले शब्द इस ध्वनि से बोले जाते हैं, बॉल, कॉलेज। तो ये है हमारे ओ ध्वनि। क्या बोलते हैं इसको? ओ ध्वनि, या कुछ अन्य विशेष ध्वनियां भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो अब जो हमारे जो स्वर है ये कितने हैं? 11। तो इनमें स्वरों में हम दो चीज और लिखते हैं, एक दो वर्ण और लिखते हैं, कौन से? अंग और ए लिखते हैं ना। तो उनकी बात अब करते हैं। तो अंग और अह को क्या बोलते हैं? अयोगवाह। तो इनको क्या बोला जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह में भी ये अयोगवाह जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है अनुस्वार, अनुनासिक और एक होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार का मतलब क्या होता है? जैसे कि जिस वर्ण को बोलते हुए हमारी जो ध्वनि है वो किससे बोली जाए? नाक से बोली जाए। जिससे क्या है, नाक से जो बोला जाए, वो जो शब्द बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? नाक से बोला जाएगा। कौन सा? जो अनुस्वार वाला हो। अनुस्वार क्या है? जैसे अंग की बिंदी है, अंग की जो बिंदी है वो क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुस्वार। जो अंग की बिंदी है वो क्या है? अनुस्वार है। जैसे कि अपने बोलते हैं, कोई शब्द बोलो, जैसे कंगा, तो क्या बोला जा रहा है? नाक पे ऐसे नाक में दबाव पड़ रहा है ना, कंगा, है ना, कंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? अनुस्वार होता है। क्या होता है? कंगा जो शब्द है उसको हम जब बोल रहे हैं तो हमारे क्या है? नाक पे दबाव पड़ रहा है। यानी जो शब्द हम बोले जिससे अनुस्वार वाले शब्द है, जब हम बोलेंगे तो उसका क्या है? दबाव किससे क्या है? जो नाक से बोला जाए वो शब्द क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिसमें क्या है? नाक और मुंह और नाक की दोनों की हेल्प से बोला जाता हो। अंग, इसको क्या बोलते हैं? कंगा, है ना। और जैसे कि अनुनासिक है उसको मुंह और नाक दोनों की हेल्प से बोला जाता है। किसके? मुंह और नाक की हेल्प से। जैसे कि जिसे हम बोलते हैं चंद्रबिंदु, जिसे हम लगाते हैं ना चंद्रबिंदु, जैसे चांद, यानी नाक पे भी दबाव पड़ रहा है और हमारे मुंह का साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या हो गया? चांद क्या हो गया? अनुनासिक। जो चंद्र बिंदु वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। ठीक है, तो जैसे कि आधा जो हमने ऊपर बिंदी लगाई अकेली बिंदी, वो तो है अनुस्वार। इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, सब हो जाते हैं। जैसे मैं भी हो जाती हूँ इसमें कई बार कंफ्यूज कि अनुस्वार कौन सा है और अनुनासिक कौन सा है। तो आप देखिए कि ये अनुस्वार शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? वो कितने वर्णों से? 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? 4.5 से बना है।
और ये कितने से बना है? 1 2 3 4 5, ये 5 से बना है और ये 4.5 वर्णों से बना है, यानी इसमें 6 आधा है ना। तो इसलिए आप ये सोचना कि जहाँ आधा होगा जो जिस यानी जो अनुस्वार में जो आधा आ रहा है, तो इसलिए उसमें क्या है, हमें बिंदी का यूज करेंगे। किसका? अंग की बिंदी का यूज करेंगे। और अनुनासिक में देखिए 5 शब्द आ रही है, तो इसलिए उसमें क्या है, हमें चांद बिंदी का यूज करेंगे। ठीक है, आगे है विसर्ग। विसर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम 2 बिंदी लगाते हैं ना कई शब्दों के अंदर, जैसे कि कई शब्दों के अंदर हम जैसे बिंदी लगाते हैं तो वो होता है विसर्ग। ये जो हम 2 बिंदियां लगाते हैं उसे कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलन। कोलन जैसे कि बहुत ही गहरी बात हो ना तभी इनका यूज किया जाता है। जैसे कि अपने लिखती हैं प्रातः, प्रातः, तो ये क्या होता है? प्रातः, नम, नमः, इसको है वर्ण से यूज किया जाता है। जैसे कि थोड़ा सा बोला जाता है कि थोड़ा सा स्वर आता है, थोड़ी सी ध्वनि है की आती है। जैसे नमः, नमः, प्रातः, है ना, आ रहे हैं ना है कि जैसे प्रातः नमः, तो इसमें क्या है, हम इसमें किसका यूज करते हैं? विसर्ग का यूज करते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं उनमें जैसे प्रातः है, नमः है, ये शब्दों में क्या है, विसर्ग का यूज वो करते हैं। जैसे कि अंतः, अतः, अतः, जैसे कि हम बोलते हैं अतः, अतः भी बोल सकती हैं। प्राय, 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 ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो 2 कोलन लगा रही है, जो 2 बिंदियां लगा रही हैं ऊपर नीचे, वो क्या कहलाती है? कोलन कहलाती है। इसे हम बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका व्याकरण का पार्ट, चैप्टर 1 था, वर्ण विचार। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया कि वर्ण विचार होते क्या हैं हमारे हिंदी में। अब यहाँ जो अयोगवाह है, यहाँ हम लिखेंगे अयोगवाह है। अयोगवाह कितने होते हैं हमारे? जो अयोगवाह व्यंजन है वो स्वर है कितनी है? 2। तो अब देखिए कितने हो गए टोटल? 11, 33 और 4, टोटल काउंट करिए कितने हो गए टोटल हमारी हिंदी में? कितने वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए? 4 4 8, 8 और 4, 8 और 2 सॉरी 8 और 2 कितने हो गए? 8 और 2 10 और 1 4 और 1 5, 50 हो गए ना। तो 50, इसके बाद 2 और होते हैं, दो जो वर्ण होते हैं वो कौन से थे? हमने किए थे ना अभी यहाँ, जैसे कि ड और ड, ये जो वर्ण अलग से किए थे हमने, तो ये 2 ये हो गए अन्य व्यंजन। इनको हमने क्या बोला, क्या नाम दिया था? अन्य व्यंजन, अन्य विशेष ध्वनि वाले व्यंजन। तो 2 ये हो गए, तो टोटल हो गए हमारे 52। तो हमारी हिंदी जो वर्णमाला है उसमें टोटल कितने वर्ण हैं? 52, यानी जिन्हें हम बोलते हैं 52। तो ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से फिर दोबारा से रिवाइज कर लेना। ये आपका चैप्टर जो है वर्ण विचार वाला, और इसके साथ साथ जो पुष्प की अभिलाषा है वो आपके जो राउंड फर्स्ट जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 आपका हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आएगा, वो हमने क्रॉस आउट किया है। और इसके साथ साथ सेकेंड राउंड में भी हमने एक चैप्टर क्रॉस आउट किया, कौन सा? 6 जो चैप्टर है, क्या किया है? जो 6 चैप्टर है स्टीफन हॉकिंग वाला, वो भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके, जय हिंद, जय भारत।